गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे बेटा आप लोग? मैं आपका दोस्त पीयूष खन्ना आज आपके सामने फॉर सेशन 2020 और 2021 की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की क्लासेस आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। बेटा ये जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो क्लासेस हैं कौन कौन सी क्लासेस के लिए हेल्पफुल रहेंगी, कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगी, आइए हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीकॉम, चाहे वो आप पास कोर्स के हो चाहे आप ऑनर्स के हो, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर कई जगह बेटा ये जो कोर्स होता है बीबीएम के नाम से भी होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। इसके अलावा इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ मास्टर ऑफ कॉमर्स, एमकॉम यदि आप कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम में कर रहे हो, चाहे से एबीएस स्ट्रीम में कर रहे हो, चाहे से ईएएफएम स्ट्रीम में कर रहे हो, चाहे से बेटा बीएडीएम स्ट्रीम में कर रहे हो, या फिर इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ प्रोफेशनल कोर्स, यदि बेटा आप सीएस कर रहे हो या आप सीएमए कर रहे हो, तो उन स्टूडेंट के लिए ये सारी वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। बेटा सीए के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियोस थोड़ा सा मैं लेटर ऑन बाद में बनाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कवर्ड ऑल द एकेडमिक क्लासेस एंड विद इंक्लूडिंग CS एंड CMA स्टूडेंट्स के लिए पहले भी वीडियो शेयर करना चाह रहा हूं। तो पहले हम जो कवर करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है, ओवरऑल कौन से ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ने होते हैं, चाहे से बेटा आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, कोटा यूनिवर्सिटी से हो, डीओ से हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये सारे स्टूडेंट के लिए वीडियोस हेल्पफुल रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं, वैसे हमारे जो पेपर का नेम है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेकिन बेटा ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका पेपर है अलग अलग नेम से आपको देखने को मिल सकता है। काफी क्लासेस में ये पेपर बिजनेस फाइनेंस के नाम से होता है, जैसे हमारा जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है और उसका बेटा जो बीबीए सेकंड ईयर है, स्पेशली बीबीए सेकंड ईयर, वहां ये पेपर बिजनेस फाइनेंस के नाम से है। वैसे इसका जो कॉमन नेम होता है बेटा वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसके अलावा कई जगह ये पेपर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से भी देखने को मिल सकता है, और कई जगह बेटा ये पेपर आपको फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल के नाम से देखने को मिल सकता है। तो यदि बेटा आप इन किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, और यदि आपके सिलेबस में या आपका जो पेपर है इनमें से किसी भी नेम से आ रहा है, तो ये सारी की सारी वीडियोस आप सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो आइए बेटा अब बिना टाइम को वेस्ट करे हुए आज सबसे पहले जो स्टार्टिंग वीडियो है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेनली हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, ताकि हमारे हम किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, और हमारी बुक किसी भी नाम से हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो हमारे सारे जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालना सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इन टुडेज सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या सिलेबस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और फिर हम बेटा टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टार्ट कवर करूंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद हम लोग कवर करेंगे हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी इनकम टैक्स की क्लासेस। स्पेशली यदि हम बात करें यूनिवर्सिटी और राजस्थान की, तो वहां पर हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग और इनकम टैक्स तीनों क्लासेस आपकी
रनिंग में रहती है बीकॉम सेकेंड ईयर, लेकिन पहले अभी मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ केवल और केवल बना रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस की, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव नोट डाउन बेटा व्हाट इज द सिलेबस फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है? चलिए बेटा मेनली मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो हमें चाहे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे से बेटा वो आपका बिजनेस फाइनेंस का पेपर हो, किसी भी नाम से हो, आपको ये टॉपिक्स लगभग देखने को मिलेंगे। कौन कौन से टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे बेटा? एक हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सबसे पहले एक ओवरव्यू लेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। सर हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाई वी नीड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट को पढ़ने की नीड क्या है? उसके बाद कुछ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कैपिटल बजटिंग, एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, एक हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ कैश, एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा रेशो, एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लीवरेज, एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर या थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा ये टॉपिक दो पार्ट्स में कंटेन होगा, एक हम नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और नहीं आएगा, और एक हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो लगभग मैंने 12 टॉपिक्स बोर्ड पे लिखे हैं। फर्स्ट टॉपिक प्रैक्टिकल की बात करूं, यहां से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है। कैपिटल बस्टिंग आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल प्रैक्टिकल टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ कैश प्रैक्टिकल टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल प्रैक्टिकल टॉपिक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रैक्टिकल टॉपिक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रैक्टिकल टॉपिक है, रेशियो प्रैक्टिकल टॉपिक है, लीवरेज प्रैक्टिकल टॉपिक है, और कैपिटल स्ट्रक्चर एंड थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों पार्ट हमारे मिक्स हैं। ये लगभग 12 टॉपिक्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। बेटा इन 12 टॉपिक्स में से अब जरूरी नहीं है कि हर स्ट्रीम में, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीकॉम, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीबीए, तो जरूरी नहीं कि आपके सारे सिलेबस हो, आपकी सिलेबस में ये सारे टॉपिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये मैंने सारे टॉपिक लिख दिए जो मेनली हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के देखने को मिलते हैं।
इसमें आपका सिलेबस चाहे से एकेडमिक क्लासेस का हो चाहे से प्रोफेशनल क्लासेस का हो, सीए, सीएस और सीएमए। मैंने सीए के टॉपिक भी यहाँ कवर कर दिए हैं। आप इनफैक्ट एक टॉपिक लास्ट और ऐड कर लीजिए, उसके बाद सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है। और वो टॉपिक है बेटा लीज फाइनेंसिंग। तो लगभग ये 13 टॉपिक जो हमने बोर्ड पे लिखे हैं, इसमें आपकी कोई सी भी स्ट्रीम हो, आपके सारे टॉपिक्स तो हो सकता है किसी क्लास में हो, किसी में कुछ कम हो, लेकिन सारी स्ट्रीम को ही कवर कर जाएंगे। तो लगभग मैंने आपके 13 टॉपिक्स बोर्ड पे लिखे हैं। तो 12 टॉपिक हमारे प्रैक्टिकल हैं और एक टॉपिक हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। तो सबसे पहले जो हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे वो प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की भी मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए बेटा, आप बाद में वीडियो को पॉज करके या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो बाद में वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स में ये सारे टॉपिक एज ए सिलेबस लिख लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट टॉपिक आपको हेडिंग डालनी है बेटा, और टॉपिक नेम है आपका आज का कैपिटल बजटिंग। आज हम जो टॉपिक लेंगे उसका नाम है कैपिटल बजटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं टुडेज फर्स्ट टॉपिक। तो पहले टॉपिक का नेम है बेटा कैपिटल बजटिंग। देखिए बेटा, कैपिटल बजटिंग को यदि हमें ढंग से समझना है कि सर कैपिटल बजटिंग क्या है, तो उसको बेटा समझने के लिए हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज कैपिटल, नंबर 2 इज बजटिंग। नंबर 1 इट्स कैपिटल, नंबर 2 इट्स बजटिंग। सबसे पहले बात करते हैं बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, तो बेटा 11th क्लास से एक चीज पढ़ते हुए आते हैं कि डे 1 पे यदि आपको किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है, यदि आपको किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो डे 1 पर हम बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? कैपिटल। हम बिजनेस को चलाने के लिए डे 1 पे बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा? कैपिटल। लेकिन ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, यदि हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेटा हम टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी तक यदि आपने अकाउंट्स पढ़ी होगी और अकाउंट्स में यदि आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा याद है, तो कैपिटल साइड में हम केवल कैपिटल दिखाते थे। लेकिन मैं बता दूं बेटा, अकॉर्डिंग टू यदि हम फाइनेंस की बात करें तो कैपिटल का मतलब यहां पर केवल और केवल कैपिटल नहीं होता। कैपिटल का मतलब एफएम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जितने भी आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, एक बार और जोड़ देता हूं, लॉन्ग टर्म, जितने भी आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं वो सब एफएम में कैपिटल में आते हैं। सर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है जब आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो डे 1 पे आपको कैपिटल की नीड होती है। सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो आपको मनी की रिक्वायरमेंट होती है। और मैं आपको बता दूं, किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटरी लेवल पे बेटा फंड नहीं होता, तो कंपनी या बिजनेस फंड को अरेंज करता है। अब कैसे करता है अरेंज? तो अरेंजमेंट होता है वाया इशू ऑफ शेयर। आपने पढ़ा भी होगा 12th क्लास में, जब किसी कंपनी को फंड की नीड होती है, क्योंकि ध्यान रखना बेटा बिजनेस की 3 लेवल हैं। आपने सबसे छोटा लेवल पढ़ा होगा, इट्स सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी जब बिजनेस का एक सिंगल ऑनर होता है। उसके बाद अब थोड़े से बड़े हुए, आपने 12th क्लास में उसका नेक्स्ट लेवल पढ़ा, वो था पार्टनरशिप फॉर्म।
और उसी क्लास में आपने आगे बिजनेस का लास्ट लेवल पे डिस्कस किया जिसका नाम था बेटा कंपनी। और ध्यान रखना, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, यहां जो बात होगी सारी की सारी हम किसकी पर्सपेक्ट से करेंगे या किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। तो ध्यान रखना बेटा, कंपनी के केस में, इन केस ऑफ कंपनी, जब कंपनी में स्टार्टिंग में फंड नहीं होता तो उसके पास कुछ ऑप्शन ज्यादा होते हैं फंड को मार्केट से लाने के लिए, जो कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म के में ये ऑप्शन नहीं होता। ये ऑप्शन केवल कंपनी के पास होता है। तो पहला ऑप्शन हमने आपको क्या बताया? पहला ऑप्शन है इशू ऑफ शेयर। यदि किसी कंपनी को फंड की नीड है तो वो मार्केट में अपने शेयर इशू करके फंड को रेज कर सकती है। दूसरा, इशू ऑफ डिबेंचर। किसी कंपनी को बेटा फंड की नीड है तो वो मार्केट में अपने डिबेंचर भी इशू कर सकती है। और आजकल बेटा डिबेंचर को जो मॉडिफाइड नेम है वो हम बोलते हैं बेटा बॉन्ड। और तीसरा, आपको लग रहा है कि यार हमने शेयर भी इशू कर दिए, हमने डिबेंचर भी इशू कर दिए और अभी भी फंड हमारा शॉर्ट है, तो बेटा कंपनी के पास एक ऑप्शन और होता है, वो ऑप्शन होता है रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन। रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन। वो क्या कर सकती है कंपनी बेटा? बैंक से या जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे लोन रेज कर सकती है। तो मैंने आपको तीन ऑप्शन बताए किसी भी कंपनी के अंदर। देखिए, कैपिटल बस्टिंग को ढंग से समझना है, हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। एक कैपिटल, बचपन से आज तक हम ये पढ़ते हुए आए हैं, किसी भी बिजनेस को यदि आपको स्टार्ट करना है तो आपको डे वन पे किस चीज की नीड होती है? कैपिटल। सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो मनी की। लेकिन जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग, तो बेटा कैपिटल का मतलब केवल कैपिटल होता था। यदि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करी तो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में केवल एक तो कैपिटल दिखाते थे और एक अदर लायबिलिटीज दिखाते थे। तो वहां पे कैपिटल का मतलब केवल वो अमाउंट था जो प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया है। थोड़े से बड़े हुए, पार्टनरशिप फॉर्म में आए तो बेटा वहां पर भी कैपिटल का मतलब बस क्या था? वहां पे कैपिटल लगाने वाला सिंगल पर्सन नहीं थे, एक से ज्यादा लोग थे। तो आपने उसको किस नाम से बुलाया था? पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी, तो बेटा यहां पर कैपिटल का मतलब यहां पे क्या होगा? पैसा लगाने वाले बहुत सारे लोग हो गए। तो आपने इसको 12th क्लास में ही जब कंपनी अकाउंटिंग पढ़ी तो आपने इसका नाम दे दिया था शेयर कैपिटल। यानी जब सोल प्रोप्राइटर था तो आपने केवल कैपिटल नाम से बुलाया। जब पार्टनरशिप फर्म थी आपने उसी को पार्टनर्स कैपिटल के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। और जब आपने इन फॉर्म ऑफ कंपनी बिजनेस को रजिस्टर कराया तो आपने बेटा इसको बोलना शुरू कर दिया शेयर कैपिटल। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, पूरे फाइनेंस में ध्यान रखना बेटा, ये जो कैपिटल वर्ड है इसका मतलब केवल कैपिटल नहीं है। यहां पे कैपिटल का मतलब होगा लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। दोबारा लिख देता हूं बेटा, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सर, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब है कंपनी ने फंड का अरेंजमेंट कहां-कहां से किया है। तो मैंने कहा पहला ऑप्शन बाय इशू ऑफ शेयर, नंबर 2 बाय इशू ऑफ डिबेंचर, नंबर 3 रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन। अब कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस बेटा फंड को रेज क्यों करता है मार्केट से? क्योंकि आपके बिजनेस को चलाने के लिए, आपके प्रोजेक्ट को रन आउट कराने के लिए आपको कुछ पैसे की जरूरत होती है। अब मान लो आप किसी प्रोजेक्ट में डील कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को चला रहे हो, तो आपने एक रफली एस्टिमेशन लगाया कि मेरे बिजनेस को चलाने के लिए, मेरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मुझे 100 करोड़ रुपए की नीड है। आई नीड 100 करोड़ रुपए। तो बेटा 100 करोड़ रुपीस एक पर्सन तो लगा नहीं सकता। यदि आप पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो तो इतना बड़ा अमाउंट पार्टनर्स भी नहीं लगा सकते। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस को कौन से फॉर्म में रजिस्टर्ड कराते हैं? कंपनी के केस में। तो अब ये 100 करोड़ रुपए कहां से आएंगे?
तो कंपनी क्या करती है बेटा, इस 100 करोड़ रुपए को वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के थ्रू मार्केट से अरेंज करती है। या तो बेटा लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बोल दीजिए या वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बोल दीजिए, एक ही बात है। लॉन्ग टर्म वर्ड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आप मार्केट में शेयर जब भी इशू करोगे तो कभी भी एक साल के लिए इशू नहीं करोगे, मोर देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 20 साल के लिए आप इशू करेंगे। डिबेंचर आप मार्केट में इशू कर रहे हो 10 इयर्स 15 इयर्स 20 इयर्स, और मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन, नाम ही लॉन्ग टर्म लोन है, तो मोर देन 1 ईयर होगा, इसलिए बेटा इनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो कैपिटल का मतलब पूरी कैफेम के अंदर केवल कैपिटल नहीं होगा, इट्स लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी आपने मार्केट से जो भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू पैसा उठाया है वो सब कैपिटल में काउंट होगा। और मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो अब बेटा आप 100 करोड़ रुपए कहां से लाओगे, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने मार्केट में क्या इशू कर दिए, अपने शेयर। मान लेते हैं हम 50 करोड़ रुपए शेयर इशू करके लिया है। सेकंड ऑप्शन, आपने क्या करा, मार्केट में 20 करोड़ के डिबेंचर आपने इशू कर दिए और 30 करोड़ रुपीस का आपने बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया। ये हो गए बेटा आपके 100 करोड़। तो आपके प्रोजेक्ट को चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए थे, तो 100 करोड़ रुपए आप अलग अलग सोर्सेज के थ्रू लाए, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके, क्योंकि आपको नीड थी 100 करोड़ रुपए की। 100 करोड़ रुपए आ गया। अब मुझे आपको एक छोटी सी बात बतानी है बेटा, यदि आपने मार्केट से 100 करोड़ रुपए उठाए तो क्या मार्केट को आपको वापस से 100 करोड़ रुपीस ही रिटर्न करने हैं क्या? यदि आपने मार्केट से 100 करोड़ रुपए रेज किए तो क्या मार्केट को आप 100 करोड़ रुपीस ही रिटर्न करोगे? तो आपका आंसर होगा सर नो, नहीं। क्यों सर? उसका बेटा कारण है, आज आपने शेयर इशू किए 50 करोड़ रुपए के, आपने शेयर होल्डर से 50 करोड़ रुपए लिए हैं, तो आप 50 करोड़ रुपए नहीं लौटाओगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम बोलते हैं डिविडेंड, यानी कुल मिला के शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से हिस्सा देना होगा। दूसरा, डिबेंचर होल्डर। बेटा जिस भी वर्ड के आगे डी लग जाए, डी का मतलब ही क्या होता है? डी का मतलब होता है डेट या फिर लोन, डेट या फिर लोन। और लोन पे कंपनी हमेशा क्या चुकाती है? एक्स्ट्रा अमाउंट, वो चुकाती है बेटा इंटरेस्ट। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, जो आपने बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म लोन रेज किया, इस पर भी हमको एक्स्ट्रा अमाउंट क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब इतना सा है कि आपने जो 100 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए, हमें 100 करोड़ रुपए वापस नहीं लौटाने, हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाना है। शेयर होल्डर को 50 करोड़ के साथ साथ डिविडेंड भी लौटाना है हर साल। डिबेंचर होल्डर को हर साल हमें क्या पे करना होगा? इंटरेस्ट। और बैंक वालों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वालों को भी हमें इंटरेस्ट देना होगा। तो कहने का मतलब यह है, आपके प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपको 100 करोड़ की नीड थी, 100 करोड़ की, वो 100 करोड़ आपने इन सोर्सेज के थ्रू अरेंज किया। इसी को हम पूरे फाइनेंस में कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल का मतलब है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और जो पैसा आपने मार्केट से उठाया 100 करोड़ रुपीस, अब आपको ये पता लग गया कि हमको मार्केट को वापस से 100 करोड़ रिटर्न नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी रिटर्न करना है। मान लेते हैं बेटा इस 100 करोड़ पे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट 20 करोड़ और लौटाना है, तो टोटल आपको रिटर्न करना है 120 करोड़। अब इसी में आपको ध्यान होगा, मैंने अब सिलेबस लिखवाया था तो एक चैप्टर और लिखवाया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेटा वो यहीं से बनेगा। आपने जो मार्केट से कैपिटल रेज करी,
100 करोड़ रुपीस लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू, उसकी कॉस्ट क्या है वो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी जितना पैसा उठाया वो तो उठाया, उस पे एक्स्ट्रा हमें क्या पे करना है, वो उससे आपका एफएम का एक चैप्टर बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग। तो आपने मार्केट से उठाए 100 करोड़, लेकिन आपको 20 करोड़ एक्स्ट्रा लौटाना है। वो मैंने तीनों की क्लबिंग कर ली, डिविडेंड, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की, हमें 20 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लौटाना है। यानी कुल मिला के हमने 100 करोड़ मार्केट से उठाए और हमें कमाने कितने हैं बेटा, 120 करोड़। तो अब जो अगला वर्ड है, अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको क्लियर करेंगे। वो टर्मिनोलॉजी है बजटिंग। बेटा बजटिंग का मतलब क्या होता है? पैसा नहीं था, आपने क्या करा, पैसा आप लाए डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के थ्रू, जिसको आपने फाइनेंस में बोला कैपिटल। अब बजटिंग का मतलब होता है, बजटिंग इज मेकिंग ए प्रोसेस ऑफ बजट। बजटिंग क्या है बेटा? इज मेकिंग ए प्रोसेस ऑफ बजट। बजट बनाने की जो प्रोसेसिंग होती है उसी को हम बजटिंग बोलते हैं। सर ये बजट बनाने की प्रोसेसिंग क्या है, उसको समझाइए। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, आपको 100 करोड़ चाहिए थे, आप 100 करोड़ रुपए लिए आए। अब 100 करोड़ फॉर एन एग्जांपल आपकी टेबल पे पड़ा है, तो आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है अब वो डिसीजन लेगा, अब वो प्लानिंग करेगा, अब वो प्रेडिक्शन करेगा कि यार इस 100 करोड़ रुपए को मैं कहां इन्वेस्ट करूं। क्योंकि बेटा 100 करोड़ से 120 करोड़ ऐसे नहीं बन सकते कि आपने 100 करोड़ रुपए आके रख दिए और वो 100 करोड़ के 120 करोड़ बन जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो कब पॉसिबल है? जब हम इस पैसे को मार्केट में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और हमें बेटा पैसे को इन्वेस्ट कहां करना है वो हमें इस चैप्टर में डिसीजन लेना है। और ओवरऑल सी बात है, हम पैसे को इन्वेस्ट कहां करेंगे जहां हमें रिटर्न हमें मैक्सिमम मिलेगा। यानी हमको तो अल्टीमेटली 120 करोड़ तो मार्केट को वापस लौटाने हैं, तो हमारा टारगेट क्या होगा, हम 120 करोड़ से ज्यादा कमाएं। तो अल्टीमेटली कैपिटल बजटिंग टॉपिक इज नथिंग। कैपिटल बजटिंग बेटा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कंपनी अपने प्रोजेक्ट का अमाउंट डिसाइड करती है, हमारा प्रोजेक्ट कितने अमाउंट के अंदर चलेगा, हमारे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, कितना फंड हमें नीड है, और उस फंड का बेटा कंपनी अरेंजमेंट करती है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के थ्रू। तो एक बात ध्यान रखना, इस कैपिटल में, पूरे फाइनेंस में कैपिटल का मतलब केवल कैपिटल नहीं होगा, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और कंपनी ने ये 100 करोड़ का अरेंजमेंट कहां से किया, मार्केट में शेयर इशू करके, मार्केट में डिबेंचर इशू करके, और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म लोन लेके। तो जो पैसे की नीड थी 100 करोड़ रुपए, वो हमारे पास आ गया। 100 करोड़ रुपए बेटा मान लीजिए टेबल पे पड़ा हुआ है। अब आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेगा कि हमें इस 100 करोड़ के बदले में मार्केट को रिटर्न कितना करना है, 120 करोड़। तो ये 120 करोड़ कैसे कमाए जाएं, या 120 तो हमें लौटाने ही है, हमारा टारगेट क्या होगा, 120 करोड़ से ज्यादा कमाने का। तो अब ये डिसीजन, ये गैंग बेटा किसके पाले में आ गई, मैनेजमेंट के पाले में। अब वो डिसीजन लेंगे, वो लोग बजट को प्रिपेयर करेंगे, वो लोग प्लानिंग करेंगे, वो लोग फोरकास्टिंग करेंगे कि हम इस 100 करोड़ को कहां इन्वेस्ट करके चलें, और कंपनी अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करेगी जहां उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, 120 करोड़ से ज्यादा हो। तो कैपिटल बजटिंग इज नथिंग। यदि मैं बेटा इसकी डेफिनेशन की भी बात करूं तो कैपिटल बजटिंग इज नथिंग। कैपिटल बजटिंग केवल एक टेक्निक है। आई अगेन रिपीट, कैपिटल बजटिंग इज ए टेक्निक। कैपिटल बजटिंग इज ए टेक्निक, केवल एक टेक्निक है जो किसको रेफर करती है, रेफर्स टू
किसको रेफर करती है बेटा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी हमें इस पूरे चैप्टर में केवल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं। हमारे पास 100 करोड़ रुपए आ गए, अब हमें ये डिसीजन लेना है इस 100 करोड़ को हम कहां पर इन्वेस्ट करें। और 100 करोड़ रुपए बेटा कंपनी कहां इन्वेस्ट करेगी? जहां उसका रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो। तो आई होप आज एक बहुत छोटा सा सेशन लिया है, लेकिन इस सेशन में आई होप कि आपको बेटा कैपिटल का मीनिंग क्लियर हो गया होगा अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन दिस पर्टिकुलर जो आपने टू वर्ड्स को बाइफरकेट किया है, कैपिटल प्लस बस्टिंग, केवल कैपिटल का मतलब कैपिटल नहीं होगा, यहाँ पे कैपिटल का मतलब है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और बजटिंग का मतलब पैसा आने के बाद कंपनी बजट प्रिपेयर करेगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करेगा, इस पैसे को हम कहां इन्वेस्ट करके चलें। तो द अदर नेम ऑफ कैपिटल बस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या फिर इसका बेटा एक नेम और होता है, इसी टॉपिक को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन के नाम से भी बुलाते हैं। तो आज मैंने ज्यादा कुछ आपके साथ डिस्कस नहीं किया, बस आपको ये बताया किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए फंड की पहले एस्टिमेशन लगाया जाता है, एस्टिमेशन ऑफ फंड, फिर वो फंड की रिक्वायरमेंट कहां से फुलफिल होगी, देन उसके बाद कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट बजट बनाता है, प्लानिंग करता है, क्या प्लानिंग करता है, इस पैसे को हम कहां इन्वेस्ट करके चलें। तो कैपिटल बस्टिंग इज नथिंग, कैपिटल बस्टिंग इज ओनली ए टेक्निक रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं, या फिर इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी बोलते हैं। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में कल से हम इस टॉपिक का बेटा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो टुमारोज क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर ऑल दी स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल, जय श्री श्याम टू ऑल।